रेलवे की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी चल रही अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा के एनालिसिस के 24वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कल हुई परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है, अंकित कुछ धनराशि को 2 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज और उसी राशि को 4 वर्ष के लिए 10% की साधारण दर से निवेश करता है। कुल मिलाकर के इतने रुपए कमा रहा है। कितना कमा रहा है वो? 1740 रुपए। ठीक है, मतलब यहां पर कुछ राशि लगाया और वही राशि यहां पर लगाया, मतलब राशि दोनों जगह क्या है? बराबर है। तो जब राशि दोनों जगह बराबर है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एसआई बराबर होता क्या है? एसआई बराबर होता है आर इंटू टी परसेंट में। पहली बार जो उसको मिला वो मिला 2 गुणे 9 और दूसरी बार जो उसको मिला वो मिला 4 गुणे 10, मतलब टोटल यहां से हो गया 18 और ये हो गया 40, मतलब उसको ब्याज के रूप में परसेंटेज में कितना मिलना चाहिए था? 58%। ठीक है, राशि वो कितनी बोल रहा है? 1740, मतलब इस 58% की जो वैल्यू है ये 1740 रुपए। अब देखिए ये कटेगा किससे? 58 2 और 29 केवल 2 ही संख्याओं से कट सकता है। देखिए ये 29 से कट सकता है क्या? 6 नहीं है 54, बिल्कुल कट रहा है। तो 29 दूनी 58 और 29 छक्का ये हो गया 60 रुपया। ठीक है, अब आपको अगर कुल धनराशि निकालनी है तो 100% निकालना पड़ेगा। 100% निकालना पड़ेगा, मतलब यहां कितने का गुणा करना है? 50 का। तो जब यहां 50 का गुणा होगा तो यहां भी 50 का ही होगा। तो 5 छक्का 30, 1 0 इसका 1 0 इसका, मतलब टोटल जो धनराशि थी तो वो कितने रुपए थी? 3000 रुपए। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, शेष बचाता है। आय में 30% की कमी, खर्च में 20% की कमी, तो बचत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, यह सवाल पहले के सेशन में भी आ चुका है। यहां मैंने आप लोगों को बताया था अगर प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दे करके प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी ही पूछा जा रहा है तो सवाल में आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? देखिए, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय धन बचत। अब आय को हम हमेशा परसेंटेज में कितना मानते हैं? 100। सवाल में व्यय कितना बोल रहा है? 70, मतलब बचत कितनी है? 30। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, मतलब पूरा मामला है 10 बराबर 7 धन 3 का। ये कहानी। अब आय में 30% की कमी, मतलब यहां पे -30 का गुणा। खर्च में 20% की कमी, मतलब यहां पे -20 का गुणा। बचत आपको निकालनी है तो यहां x रख दीजिए। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर ये कितना है? -300। ये 140 होगा, लेकिन जब इधर जाएगा तो ये +140 में बदल जाएगा। अब ये कितना आ गया? -160। तो जो x की वैल्यू है ये बटे 3 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, अभी भी बचेगा तो 53.33%। लेकिन ये होगी क्या? माइनस लगा हुआ है, मतलब कमी, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 53.33% की कमी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखते हैं। 4 संख्याएं 7 5 3 2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है। पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा? अब आप देखिए, बिल्कुल जो है रेशियो का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 4 संख्याएं 7 5 3 2, तो 7 5 12, 3 15 2 17, 17 की वैल्यू 68, मतलब 1 की वैल्यू 4। पहली और चौथी तो 7 और 2 9, 9 चौके 36। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सवाल में आपको ये कह रहा है कि भैया 7 + 5 + 3 + 2 बराबर 68 है, मतलब 17 बराबर कितना है? 68, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 4। आपसे पूछ रहा पहली और चौथी का योग। ये तो 7 + 2 बराबर कितना है? 9, और 9 है तो 9 4 जा 36 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, सवाल आपको बोल रहा है x + y बराबर 1 है, x² + y² बराबर 41 है, तो 1/x + 1/y का मान। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, ये कहानी पूछी जा रही है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये पूरा मामला क्या है? x + y होगा ऊपर। देखिए अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो x y आएगा, तो यहां से कटेगा तो ये y + s। अब मेरे पास x + y की वैल्यू तो है, लेकिन x × y की वैल्यू नहीं है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले का इस्तेमाल। फॉर्मूला क्या कहता है भाई? x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x² + y² + 2xy। यही तो कहानी है। अब
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो यहां से मुझे एक्स वाई मिल जाएगा। अब ये कितना है, ये है 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 41 और प्लस 2xy। अब यहां देखिए 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस 41, मतलब कितना हो जाएगा ऋण 40, ठीक है ना। तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऋण 40/2, मतलब ऋण 20। ये कहानी हो गई। अब आपको सिंपल सा है कि दोनों की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है -20, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऋण 1/20। कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा भाई, देख लीजिए, ये है आपके सामने, ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सवाल आपको दिया गया है उसको देखने का आपका नजरिया क्या है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा, ए और बी ने एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने उसके लिए 26 दिन काम किया, 36 दिन काम किया। बी ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम ए द्वारा 16 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया गया, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, 45 दिनों में काम हो रहा था, 36 दिन तो उन्होंने किया ही किया। अब आपसे देखिए ए द्वारा 16 दिनों में शेष काम को किया गया, तो ए अकेले काम को, अब अगर आप इसके पूरे लेंदी मेथड पे जाओगे तो मामला लंबा हो जाएगा। मैं सीधे सीधे ये बोल रहा हूं कि जो हुआ काम है, काम हो गया, क्या हो गया भाई, कितना हो गया, 45 काम था, 36 हो गया, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा 4/5। तो शेष कितना बचा, शेष काम बचा 1/5, और ये 1/5 कितने दिनों में हो रहा है, 16 दिनों में। तो एक काम कितने दिनों में होगा, 5 × 16, मतलब कितने दिनों में हो जाएगा, ये 80 दिनों में। कहां दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में। वास्तव में इस सवाल में कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्यों, हाँ। अब अगर आप हर सवाल को आप एक ही तरीके से करने की कोशिश करोगे तो ये चीज नहीं हो सकती। एक बात याद रखिए, परीक्षा एक युद्ध है, और युद्ध में जो रणनीति होती है वो सामने वाले सेना की ताकत और कमजोरी को देखते हुए बनाई जाती है। ठीक यही चीज है कि यहां पर जिस तरीके का सवाल आएगा उसी तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना होगा, जैसा गाल वैसा ही तमाचा। सवाल आपको बोल रहा है एक संख्या और संख्या के 37.5% का अंतर 45 है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, 8 नाम 72 हो जाएगा उत्तर। ये देख लीजिए, क्यों कि जिन बच्चों को भी पता है 37.5% की वैल्यू कितनी होती है 3/8, ठीक है। मतलब टोटल संख्या 8 है, इसमें से बात हो रही है 3 की। तो अब जो शेष बचेगा, शेष बचेगा, क्या बोल रहा है, संख्या और 37.5 का जो ये अंतर है, अंतर कितना हो जाएगा, ये 5/8, और 5/8 की वैल्यू दे रहा है 45। तो ये 5 × 45, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 9, मतलब कितना हो जाएगा 72। अब अगर किसी बच्चे को 37.5% की एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो मुझे नहीं लग रहा कि सवाल में कोई दिक्कत आने वाली। देखिए 1/8 वाले डाटा में एक बात आपको याद रखनी है कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अब आप जब 25% करते हो तो वो 1/4 हो जाती है। फिर आता है 37.5%, इसकी वैल्यू होती है 3/8। फिर इसके बाद जब आप 50% पे जाते हो तो 1/2 हो जाती है। फिर आता है 62.5%, तो 62.5% की वैल्यू कितनी होती है 5/8, और सबसे लास्ट में 87.5% की वैल्यू कितनी होती है 7/8। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जिसको ये पता है कि 37.5% की वैल्यू 3/8 है, तो शेष कितना बचेगा 5/8, और 5/8 की वैल्यू वो 45 दे रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 72 हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो उसे 24 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। यहां पर आप देखिए चाल का अंतर कितना है, मतलब यहां पे अगर मुझे समय मिल जाए, समय बराबर होता क्या है दूरी बटे चाल, और दूसरी तरफ ये भी होता है कि दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर, चाल का अंतर, ये आपने कर लिया। अब देखिए दूरी का अंतर वो कितना बोल रहा है 24, और चाल का अंतर एक बार 18 है, एक बार 12 है, मतलब 24/6, मतलब वो टोटल कितने घंटे चल रहा है 4 घंटे। अब यहां पर आपको बोला उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी मतलब इसकी बात कर रहा है वो,
तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, वास्तविक दूरी हो जाएगी 12 गुणे 4, मतलब कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। यह सवाल भी पढ़ते पढ़ते हल किया जा सकता था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, एक कैंप में 180 विद्यार्थियों को 20 दिनों के लिए भोजन सामग्री प्राप्त होती है। भोजन सामग्री को 25 दिन चलाने के लिए कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये निकाल लें कि 25 दिन जो सामग्री है वो कितने लोगों के लिए चलेगी, तो जितने कम हो जाएंगे उतने ही लोगों को छोड़ना है। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर 180 लोगों के लिए जो भोजन है वो 20 दिन का है। अब इस भोजन को मुझे 25 दिन चलाना है और ये x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 ये काट देंगे तो 25 चौके 100, 2 जीरो मिला के 100 बनाते हैं, 25 से भाग देंगे तो 4, तो 18 दूनी 36 चौके 144, मतलब ये कितने लोग होने चाहिए, 144 लोग। ठीक है, अब कितने लोगों को कैंप छोड़ देना, ये 144 लोग जो है ये 25 दिन खा सकते हैं, तो छोड़ना कितने को चाहिए, 180 आदमी थे, मुझे 144 ही चाहिए है, मतलब कितने लोगों को छोड़ना पड़ेगा, 36 लोगों को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। लग गया सवाल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए, एक पानी की टंकी में 2 पाइप है। खाली टंकी पहले पाइप के द्वारा 12 मिनट में भरती है, पूरी भरी हुई टंकी दूसरे पाइप द्वारा 20 मिनट में खाली हो जाती है। जब दोनों पाइप खुले हो तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए 2 पाइप है, खाली टंकी 12 मिनट में भर जाती है, मतलब ये भरने वाली टंकी है, ये इसको 12 मिनट में भर देती है। पूरी भरी हुई टंकी 20 मिनट में खाली कर देती है, भी खाली करने वाली है, ये इसको 20 मिनट में खाली कर देती है। तो अब देखिए 12 और ये 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, मतलब इसका जो वर्क है टोटल ये कितना है 60, मतलब इसकी जो इफिशियंसी है ये 5 है और ये 3 है, ये ऋणात्मक है, मतलब जब दोनों चलेंगी तो कितना आ जाएगा 2। तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, 60/2, मतलब कितना पे लगेगा 30, कितना लगेगा 30, लेकिन भरना कितना है, आधा भाग। कितना भरना है, पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगी, 30 मिनट में, लेकिन आपको भरना कितना है, आधी टंकी। तो आधी टंकी कितनी देर में भरेगी भाई, आधी टंकी कितनी देर में भरेगी, जब पूरी 30 में भर रही है तो आधी भरने में कितना टाइम लगेगा, केवल 15 मिनट। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। यहां मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग ये एक ऐसी चीज है कि अगर ये सही तरीके से आप इसमें मेहनत कर लो तो केवल ये 2 सब्जेक्ट ही आपका एग्जाम क्रैक करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर ये तीनों मिला करके आपको सिलेक्शन पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। मैंने खुद ने आज तक टोटल 8 एग्जाम दिए, जिसमें से 6 एग्जाम मैंने क्रैक किए, और जीके मुझे आज भी नहीं आता है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आप लोग केवल न्यूज सुनना शुरू कर दीजिए, मैथ और रीजनिंग को आप जो है 95% से ऊपर रखिए और देखिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल डन है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सुमन ने 5% के लाभ पर करण को एक स्कूटर बेचा, करण ने उसे 10% लाभ पर अमन को बेच दिया। अमन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि सुमन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य 9,000 रुपए। देखिए 5% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/20। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में भी इसकी वैल्यू होती है 1/10, मतलब 20 का सामान था, लाभ में बेचा गया 21 में, 10 का सामान था, लाभ में बेचा गया 11 में, मतलब 200 का जो सामान है वो कितने में बिक गया, 1, 3 और 2, 231 में। अब इसकी वैल्यू वो बोल रहा है कि 9,000 है, 9,000 है। ठीक है भाई, तो 1 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। बस आप इसमें 45 का गुणा मार दीजिए। अब देखिए इकाई अंक में केवल यहाँ पर है, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक में 5 केवल वहीं पर दिख रहा है। 45 से कम 45, 45 जाए 135, 135 और 4 139, कितना आ जाएगा 13, 45 दूनी 90 और 13 103, ये हो जाएगा उत्तर मेरा। ठीक है, वैसे गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 केवल एक ही जगह पर है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। कौन सी संख्या 1.08, 0.36 एंड 0.9 का महत्तम समापवर्तक है। अब दशमलव वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक निकालते समय सबसे पहले दशमलव के बाद वाले अंक को आपको बराबर कर लेना है। यहां आप देखिए मामला है 1.08 का, फिर मामला है 0.36 का और फिर मामला है 0.9 का। अब देखिए यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, लेकिन यहाँ 1 अंक है, मैं इसको भी 2 बना देता हूं। अब मेरा सवाल ये हो गया 108, 36 और 90। अब अगर महत्तम निकालना है तो मेरा फोकस छोटी संख्या पर जाएगा,
लघुत्तम निकालना होता तो मैं फोकस करता बड़ी संख्या पर। अब अगर आप देखिए 36, 36 क्या होता है 2 गुणे 2, 4 9 36 होता है, गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 से ये दोनों कट रही है, बिल्कुल ठीक। 4 से ये कटेगी नहीं, मतलब 4 तो इसमें शामिल होगा नहीं। 3 से 8 1 9 9, 3 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, मतलब इसका जो HCF है, HCF है वो कितना है 18। लेकिन ये 18 HCF इनका है, इनका नहीं। अब इनका निकालना है तो 2 अंक में दशमलव लगा हुआ, तो 2 अंक में आप दशमलव लगा दीजिए, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। 0.18 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, संख्याओं को आप दशमलव हटा के बराबर दशमलव बराबर करके संख्या बना लीजिए। HCF निकाल के या LCM निकालने के बाद फिर से आप उतने ही अंकों पे दशमलव लगा दीजिए। एक वाहन अपनी सामान्य गति की 1/4 गति से जा रहा है, तब उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट ज्यादा लगते हैं। समान दूरी तय करने का सामान्य समय कितना है। दूरी अगर समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। अब यहां पर अगर दूरी समान है, दूरी समान है, ठीक है। अब आप देखिए सामान्य गति की 1/4 गति से, मतलब पहले उसकी चाल थी 4, बाद में हो गई 1, मतलब टाइम यहां पे लगेगा 1, तो यहां पे लगेगा 4। यही कहानी। अब यहां पर देखिए मुझे जो डिफरेंस दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 3 का। सवाल में बोल रहा है 45 मिनट का, 45 मिनट का, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ये कहानी है। सामान्य समय, अब सामान्य चाल तो इसकी ये है, तो सामान्य समय कितना हो जाएगा 15 मिनट। यहां पर उसको 15 मिनट लगेगा, यहां पर उसको 60 मिनट लगेगा, दोनों का डिफरेंस 45 मिनट। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए। एक लेख को 108 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, यहां मैं आप लोगों को बोलता हूं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम 25% को 1/4 लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको 125 या 75 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मैं बोल रहा हूं डाटा के ऊपर। देखिए 15% का डाटा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 5 या 15 3/20 का मामला है। ठीक है, फिर बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहां आप सीधा 25 की हानि मतलब कितना हो जाएगा, ये 75%, और 75% की वैल्यू दे रहा है 108। अब ये दोनों किससे कटेंगे, 3 से तो कट ही रहे, तो ये हो जाएगा 25% बराबर 36। और कुछ कटेगा क्या, नहीं। 15% लाभ, मतलब अब आपको चाहिए 115% की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए दशमलव का मामला, क्योंकि ये पूरा तो कटेगा नहीं 25 का 115, ये 23 आ गया होता तो मेरा मामला फिट था, लेकिन नहीं है। तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/25 और गुणे 115, 25 और ये 23। अब देखिए 5 का भाग देने की बजाय मैं इसमें 2 का गुणा करना पसंद करूंगा। ठीक है, 2 का गुणा करना पसंद करूंगा और 1 अंक के बाद में दशमलव लगा दूंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूं तो पूरा मामला है 72 गुणे 23 का, तो 23 दूनी 46, ये हो गया। अब जिससे गुणा करते नहीं बन रहा, 23 का पहाड़ा तो मेरे से बनता नहीं है, तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 2 16। अब आप इसको करोगे तो 6, 4 और 1 5 और ये 16, 1 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, 165.6 रुपए मेरा उत्तर होगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, वैसे भी देखिए अगर मैं डाटा की बात करूं तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 था, यूनिट प्लेस में 6 केवल एक जगह है, तो अब गुणा किए बगैर भी ऑप्शन नंबर 2 को बड़े आराम से टिक कर सकते थे। ठीक है, 5 का भाग माने 2 का गुणा, बेसिक चीजें है उसके पीछे कि 5 गुणे 2 बराबर 10 होता है। मैं ऊपर भी 2 का गुणा कर रहा हूं, नीचे भी 2 का गुणा कर रहा हूं, तो ऊपर 2 का गुणा होकर के संख्या मिल गई, नीचे मिल गया 10, इसीलिए 1 अंक के बाद हम क्या लगा देते हैं, दशमलव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, 57 x 8 11 से विभाजित है, तो x का मान, सीधी सी बातें हैं। 11 के लिए मैं क्या करता हूं भाई, 11 के लिए हमारा तरीका ये रहता है कि एक एक अंक छोड़ करके हमें योग करना है और फिर उसको घटा लेना है। देखिए यहां से मैं शुरू करूंगा तो 8 7 15, 15 और 2 17, इधर का योग 17 है, इधर का योग कितना है 5 + x। अब देखिए या तो मैं इसको 17 बना दूं, इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 है और या तो 11 है। अब अगर देखिए अगर मैं इसको 17 बनाने की कोशिश करूंगा तो x की वैल्यू मुझे 12 लेनी पड़ेगी, लेकिन x तो एक ही अंक वाला है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 होगा। तो अब आप देखिए 17 ऋण 5 धन x बराबर कितना होना चाहिए 11। अब देखिए अगर मैं x को इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो 17 में से 5 जाएगा कितना 12। अगर 11 का डिफरेंस चाहिए है तो 17 में से 11 घटाएंगे 6, मतलब ऊपर वाले को मुझे 6 बनाना है, तो x की वैल्यू 1 होगी। उत्तर तो ये। अब इसको अगर लगाने पे आएंगे तो 12
12 ऋण 11 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये बात याद रखनी है कि इन दोनों का जो अंतर है वो या तो 0 हो और या तो 11 या 11 का गुणज हो। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू 12 पेस्ट नहीं की जा सकती क्योंकि x एक इकलौता अंक है, तो उसका मान 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा, दी गई आकृति में BDAC के लंबवत है, तो कोण AEB का माप देखिए। ठीक है, चित्र आपके सामने बना हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं, ये लंबवत है मतलब इसकी वैल्यू तो 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखो इस सवाल को कैसे निकाल सकते हैं। मुझे ये वाला डाटा चाहिए, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला मान है तो या तो अब चूंकि ये वाला कोण मुझे दिया गया तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, और इसकी वैल्यू कब निकल सकती, जब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, और इसकी वैल्यू मुझे इस वाले त्रिभुज से मिल जाएगी, इस वाले त्रिभुज से। इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो आप, ये वाले की। अब तीनों का योग कितना होता है 180, ये 45 है, ये 90 है, तो कितना हो गया 135। 135 मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45। ठीक है, अब आप देखिए दूसरे वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये वाले की, इसकी देख लो आप, ये वाले की। अब देखिए ये 45 है, ये 35 है, तो 45 और 35 कितना हो गया 80, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 100 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सीधी सी बात है कि इस पूरे कोण का मान कितना होता है 180, तो अगर ये 100 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चूंकि इसमें कई सारे त्रिभुज बन रहे थे तो आपको ये डिसाइड करना था कि हमें वैल्यू मिलेगी कैसे। ठीक है, तो अगर ये वाली वैल्यू, अब या तो फिर मैं इसको पकड़ता AEB को, लेकिन AEB में ना तो मेरे पास ये वाला एंगल है, ना तो ये वाला एंगल है, ना तो, हाँ, अब अगर AE लंब BC बोल दिया होता तो फिर शायद मैं यहां से सवाल को आगे बढ़ाता। ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, एक आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। आयत की चौड़ाई कितनी है, 5 3 8 दूनी 16, 16 चौके 64। ठीक है, 4 3 12, ये उत्तर है। कैसे, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया क्या होता है इसका 5 धन 3, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 64, ये आपका L है और ये आपकी B है, तो ये कितना हो गया 16 बराबर 64 अगर है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 4, मतलब कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस सवाल में भी मुझे नहीं लग रहा कि कलम चलाने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का बाह्य कोणों से अनुपात क्या होता है। फॉर्मूला ये है इसका n-2/2। एक बात याद रखनी है कि इन दोनों का जो योग है अंतःकोण का और बहिष्कोण का, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता तो देखिए ये फॉर्मूला निकलता कहां से, अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है n-2/180 डिग्री, और एक कोण का मान ये हो जाता है। और जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण क्या होता है, इसमें जो मान आए 180 डिग्री में से इसको घटा दीजिए, ये हो जाता है मान बटे n। अब अगर मैं यहां भी n कर दूं तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे 180 है, यहां भी 180, मैं 180 को बाहर ले लेता हूं, तो n-2 इंटू 180 ये ऊपर वाला हो गया। यहां से भी अगर मैं 180 को बाहर लेता हूं तो यहां से बचेगा n माइनस n और माइनस प्लस 2, ये 180 ये 180 कैंसिल, ये n और ये n कैंसिल, मतलब उत्तर हो जाएगा n-2/2। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। वैसे ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, न्यूनतम 4 अंकों की संख्या का योग, मतलब न्यूनतम मतलब छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन है भाई, वो होती है 1000। ठीक है, जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचे। ठीक, अब देखिए 12, 15 और 20, इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम, और सबसे बड़ी संख्या इसमें यह है, 0 लगा हुआ है, 0 लगा हुआ मतलब 2 गुणे 5 तो हो गई, 2 और चाहिए। अब अगर मुझे 12 बनाना है तो 2 दूनी 4 तो मेरे पास है, 3 और चाहिए, 15 ये बनी गया, मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 60। ये हो गया सवाल। अब आप देखिए 1000 से थोड़ी सी जो ज्यादा 60 से कटेगी, वो कौन सी कटेगी, देखिए 60 कम 60 कितना हो जाएगा, ये 40, 400 बचेगा।
60 छक्का 360, यहाँ कितना हो जाएगा 40। अब या तो मैं इस 40 को घटा दूं या तो मैं इस 40 को 60 बना दूं। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, घटाने पर कितना 40 और जोड़ने पर कितना 60 माइनस 40 मतलब कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहां पे आप देखो ये सबसे न्यूनतम है तो इसमें घटा तो मैं कुछ सकता नहीं हूं, जोड़ सकता हूं। मतलब 12, 15 और 20 से जो संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी विभाजित होगी वो कौन सी होगी 1020। लेकिन हमें क्या चाहिए, शेष 3 भी चाहिए। तो शेष 3 भी चाहिए तो एलसीएम प्लस शेष हो जाता है। तो 1020 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी 1023। ठीक है, ये वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसको अगर 12 से भाग देंगे तो भी 3 शेष, 15 से भाग देंगे तो भी 3 शेष, 20 से भाग देंगे तो भी 3 शेष। अब आपसे पूछा क्या है, 4 अंकों की संख्या का योग। तो योग कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 6 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। लग गया सवाल। ठीक है, यहां पर एक बात जरूर थी कि घटाने पर और जोड़ने पर मैंने लिख इसलिए दिया कि यह संख्या 60 से तभी कटेगी या तो इसमें मैं 40 को घटा दूं और या तो मैं इसमें इस संख्या में क्या करूं, इस 40 को मैं क्या बना दूं 60 बना दूं तो भी एक बार भाग चला जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है देख लीजिए। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 5% कम कीमत पर वस्तु खरीदे उसे 25% लाभ पर बेचे तो 2.5 रुपए कम मिलते हैं। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल आपको कह रहा कि 100 का कोई सामान था, इसको 120 रुपए में बेचा जा रहा था। ठीक है, 5% कम कीमत पर वस्तु को खरीदी गई, मतलब अब वो खरीदा गया कितने पर 95 पर। 25% लाभ पर बेच दिया गया। 25% लाभ का मतलब कितना हुआ 5/4। चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए और चाहे आप इसको 1.25 का गुणा कर लीजिए, जो मर्जी में आए वो कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा देखिए जरा सा। ठीक है ना, 125 का गुणा मतलब 8 का भाग। ठीक है, तो 8 कम 8 15, 8 कम 8 7, 8 का तो पूरा पूरा भाग ही नहीं जाएगा इसमें, तो मैं इसको गुणाई कर लेता हूं। तो 125 पंचे 625 ये हो जाएगा और 125 नहीं है 1125 होता है, यही होता है ना, हाँ 1125। ठीक है, अब इसको जोड़ूंगा तो 5 2 7 6 2 8 1187 और ये 5 दो अंकों के बाद दशमलव, मतलब यहां पर मामला कितना है 118.75 का। सवाल में आपको बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये दोनों प्रतिशत के मामले हैं और रुपए में इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 रुपीज। अब आप देखिए 120 में से अगर मैं 118 को घटाऊंगा तो 2 आएगा, लेकिन ये मामला कितना 0.75 और है, मतलब मेरा क्या हो जाएगा 1.25% बराबर 2.5 रुपए। अब सवाल में बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब आप देखिए अगर मैं इसको दोनों को हटा दूं तो 125% बराबर हो जाएगा 250। यहाँ 2 जीरो बढ़ेगा, यहाँ 1 जीरो बढ़ेगा, दोनों कैंसिल कर देंगे, मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 और मेरा उत्तर यही है, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, कितना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 200 रुपए। ठीक, अब यहां पर इस सवाल को थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। 100% की चीज थी 120% में बेची गई, 5 कम में खरीदा गया मतलब 95 में खरीदा गया और अब 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे 95 गुणे 5/4, ये भी कर सकते थे। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, इसको करते तो 5 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 तिहाई 15, 2 17, 15 3 18 और 5 दूनी 10 और 11, तब भी यही आता। चाहे तो आप 125 का भी गुणा कर सकते थे, जैसा आपको करना हो। 5/4 का गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि लाभ का मामला था 25% की वैल्यू 1/4, लाभ हो रहा मतलब 5/4। यहां जो डिफरेंस आया वो ये आया, रुपए में वो खुद बोल रहा है कि 2.5 रुपए कम मिलते, मतलब 2.5 रुपए। तो अब आप 1% की वैल्यू निकाले तो कितना आया 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। यही आपका सवाल था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 9 संख्याओं का औसत 19 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 14 है, मतलब 5 5 कम हो गया तो 5 चौके 20, 20 कम हो गया। अंतिम 5 अब उसको 5 में बांटना है तो 4 4 बढ़ जाएगा, औसत 19 था 4 बढ़ गया, मतलब उत्तर हो जाएगा 23।
मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसको अगर आप सवाल को लगाओगे बेसिक में तो देखिए 9 गुणे 19 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 171, ठीक है। चार संख्याओं का औसत 14 है तो 4 गुणे 14 मतलब ये कितना हो गया 56। अब आप इसमें 56 को घटा दीजिए, 11 में से 6 चला गया 5, 6 में से 5 चला गया 1 और 1, और ये 5 संख्याओं का है तो उत्तर कितना हो जाएगा 23। एक तरीका ये है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि औसत अगर 19 19 है तो मतलब ये वो सारी संख्याएं 19 19 है। अब आप देखो ये 4 का कितना है 14 14, तो 5 5 मैंने ले लिया, तो 4 लोगों से लिया तो मेरे पास 20 रुपए इकट्ठे हो गए। अब वो 20 रुपए मुझे कितने लोगों में बांटने हैं, 5 लोगों में, तो 5 लोगों में बांटने तो बराबर बराबर बांटूंगा, तो कितने कितने रुपए बांटूंगा, 4 4 रुपए। 19 19 उनके पास पहले से थे, 4 4 मैंने और उनको दे दिए, मतलब अब उनके पास कितने कितने रुपए हो गए 23 23 रुपए। बेसिक से लगाना है तो ये है, डायरेक्ट लगाना है तो ये है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां सवाल आपको क्या बोला, देखिए 6x, ठीक है, 1296 x का मान क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर x 2 बराबर कितना है 1296, यही है ना, 6 छाहम 36, ये तो किसका है 36 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 6 गुणे ये 2x हो जाएगा, और बराबर अगर मैं इसको करूंगा तो ये क्या है 36 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुणे 2। अब देखिए ये दोनों का आधार क्या है, समान है, तो ये कैंसिल है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है भाई, ये देख लीजिए, दोनों सिरों पर खुली हुई एक बेलनाकार नली लोहे की चादर से बनी है, 2 सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है। आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का मामला फंसेगा यहाँ पे। बाह्य व्यास 16 सेंटीमीटर, व्यास 16 है मतलब त्रिज्या 8 है, और 2 सेंटीमीटर मोटी है, बाह्य की बात हो रही, तो आंतरिक कितनी हो जाएगी, 8 में से 2 घटा देंगे 6 हो जाएगी। लंबाई 100 सेंटीमीटर है। नली को बनाने में कितने लोहे का उपयोग किया गया, आयतन की बात हो रही है, और खोखले बेलन के आयतन की बात हो रही है। तो अब आप देखिए बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन कब, जब त्रिज्या एक ही हो। अब यहां पर चूंकि 2 ठो है तो कितना हो जाएगा, ये पाई खोखले बेलन की बात आ जाएगी, तो आर माइनस आर और गुंटे एच, यही तो आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब देखिए जो आर है जो बड़का आर है वो कितना है 16/2, मतलब कितना है 8, और आर बराबर मोटाई अगर 2 है तो ये कितनी हो जाएगी 6, ठीक है ना। पाई में तो नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 8 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी, लंबाई इसकी दी हुई है 100, तो 64 में से 36 घटेगा, 36 घटेगा मतलब क्या है 64 में से 36 घटाना है, 14 में से 6 चला गया 8, ठीक है, और 5 में से 3 चला गया 2, और गुणे कितना है ये 22/7, और इधर गुणे कितना है 100, तो 7 चौक 28, 22 चौके 88 और 2 जीरो, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बेलन और खोखले बेलन में आप अंतर को समझना, क्योंकि खोखला बेलन रहेगा तो 2 त्रिज्याएं होंगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके बीच में कुछ ना कुछ मोटाई रहेगी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, एक गलती यहाँ पे बच्चे अक्सर कर देते हैं, वो ये है कि वो 16 में से 2 को घटा देंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा 2 सेंटीमीटर जो मोटाई है वो दोनों तरफ है, तो त्रिज्या में फर्क आएगा, व्यास में नहीं, व्यास में डबल का फर्क आ जाएगा, मतलब व्यास में 4 का फर्क आएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, इसको देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस धातु की गेंद को पिघलाया जाता है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंदें बनाई जाती, 2 छक्के 12, 6 की घाते 3, 216 उत्तर। देखिए यहां आपको ध्यान रखिएगा, देखिए त्रिज्या, क्षेत्रफल और आयतन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए त्रिज्या का रेशियो अगर r/r है तो क्षेत्रफल का रेशियो होगा r²/r², और आयतन का रेशियो होगा r³/r। ये कहानी अगर सेम चीजें बनाई जा रही है तो। अब यहां पर आप देखो पहले की त्रिज्या कितनी दी हुई है 12 बड़े वाले की, छोटे वाले की दी हुई है 2, तो ये 1 है और ये कितना है 6। अब चूंकि उसी को पिघला करके बनाना है तो आयतन समान होना चाहिए, मतलब ये और ये, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 216 और इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। मतलब अगर इतने की मुझे बनानी हो तो कितनी बनेगी 216 गेंदें बनेंगी, और यही मेरा उत्तर है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए
5 टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है, साइन कॉस साइन कॉस। जब कभी भी साइन और कॉस, अगर यहाँ पे मान लीजिए साइन और कॉस के अलावा भी, चूंकि टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर और कुछ पूछा होता तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं इसको 3 वाली वैल्यू भी निकालता। मतलब ये जो वैल्यू है टेन थीटा, 5 टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4, तो मैं टेन थीटा बराबर कितना कर देता, टेन थीटा बराबर कर देता 4/5। ये तो हो गई। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है लंब और ये होता है आधा। तब फिर मुझे कर्ण निकालना पड़ता अगर साइन और कॉस के अलावा कुछ पूछा होता तो, ठीक है। लेकिन चूंकि कुछ नहीं पूछा है तो टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होती है। तो मैं ये मान लूंगा कि साइन थीटा की वैल्यू 4 है और कॉस थीटा की वैल्यू 5 है। अब आप देखिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। 5 साइन थीटा मतलब 5 गुणे 4 माइनस 3 कॉस थीटा मतलब 3 गुणे 5 बटे 5 साइन थीटा मतलब 5 गुणे 4 और माइन प्लस 3 कॉस थीटा मतलब 3 गुणे 5। अब ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 15, यहां से कितना बचेगा 5, और ये 20 प्लस 15 यहां से कितना बचेगा 35। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 1/7 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, या तो वैल्यू वाले और या तो फिर आइडेंटिटीज वाले। एक व्यवसाय में पी क्यू द्वारा किए गए निवेश का आधा निवेश करता है और क्यू आर द्वारा किए गए निवेश का आधा निवेश करता है। यदि 7,000 रुपए के मासिक लाभ को उनके बीच में, देखिए लाभ का जो बंटवारा है वो लगाई गई पूंजी और दिए गए समय के अनुपात में होता है। अगर समय सबका समान है तो हम केवल पूंजी को देखेंगे। अब सवाल में देख रहा है, देखिए पी और क्यू, P/Q बराबर कितना बोल रहा है, पी एक व्यवसाय में पी क्यू द्वारा निवेश किए गए का आधा निवेश करता, मतलब क्यू अगर 2 कर रहा है तो पी कितना कर रहा है 1। क्यू आर द्वारा निवेश की का आधा निवेश करता है, मतलब Q/R बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर द्वारा, ये मतलब ये 2 करता है तो ये 1 करेगा। अब देखिए क्यू क्यू यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो इसको भी 2 बना दे तो ये कितना हो जाएगा 2:4। ठीक है। अब आप देखिए P/Q/R, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। लग गया सवाल। अब आपको सवाल में बोल रहा है 7,000 रुपए के मासिक लाभ में, 7,000 रुपए, तो ये टोटल मिलकर के कितना कमा रहे हैं 7,000 रुपया। अब यहां देखिए 4 2 6 और 1 7, मतलब 7 की वैल्यू अगर 7,000 है तो भैया 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000 रुपया। आपसे पूछा किसका है आर का, तो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। लग गया सवाल, ठीक है ना। क्योंकि समय की तो कोई चर्चा थी ही नहीं तो मुझे समय का गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसको देख लीजिए अगले सवाल को, क्या कह रहा है भाई, 3 वर्ष के लिए 1,500 रुपए पे 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर, साधारण ब्याज का मामला है, मतलब पी आर और टी आपको दिया गया है, पी आपको दिया गया है, आर अलग अलग है, मतलब आर माइनस आर का मामला है। प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना है 13.5 रुपए। तो ब्याज दरों के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए साधारण ब्याज, चूंकि यहां पर मामला किसका अंतर का मामला, इसलिए मैं सीधा सा यूज करता हूं, यहां प्रतिशत वाला मामला नहीं है, ये होता है हमारे साधारण ब्याज का। तो एक बार ब्याज आर है, अगली बार ब्याज कितनी है आर है, तो यहां पर सीधी सी बात ये है कि भैया ये 100 से ये 15, मतलब 1% की वैल्यू तो ये होती है ना 15। तो अब आप खुद देखो ये 15 गुणे 3 है, ये तो दोनों के लिए समान है, एक बार ब्याज आर है एक बार आर है, और ये टोटल फर्क है 13.5 का। ये कहानी आपको बोल रहा है, ठीक है। तो उनकी ब्याज दरों के बीच का अंतर, तो अब आप खुद देखो कि आर माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 13.5, और ये कितना हो जाएगा 15 गुणे, काट लीजिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 त्रिकाई 9, 9 तिहाई 27, उत्तर हो जाएगा 0.3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर मैं इसको 1500 रखता, मान लीजिए मैं ऐसा भी करता 1500 गुणे 3/100, ये दोनों काट देते, इसलिए 1% की वैल्यू को मैंने 15 ले लिया है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की यात्रा करने और स्वतंत्र रूप से धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा करने में समान समय लेती है, ठीक है। समय समान है। अब जब समय समान है तो चाल और दूरी का जो अनुपात है वो एक जैसा होता है, उल्टा नहीं होता, एक जैसा होता है, ठीक है। यदि धारा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा एक ओर लिया गया समय क्या है। देखिए प्रतिकूल 40 और धारा के अनुकूल 60, देखिए
मैं बोल रहा हूं धारा के अनुकूल इसकी चाल कितनी है 60 और धारा के प्रतिकूल इसकी चाल दूरी कितनी है 40। ये बात हो रही है डिस्टेंस की, मतलब रेशियो कितने का हो जाएगा, ये 3 और ये 2। तो जब डिस्टेंस का रेशियो ये है, समय समान है, मतलब चाल का रेशियो भी 3 और 2 ही होना चाहिए, यही तो है। ठीक है, अब देखिए लेकिन ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, x प्लस वाई की वैल्यू 3, x माइनस वाई की वैल्यू 2, तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 प्लस 2/2 और y की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 2/2। तो रेशियो अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपको बोला धारा की गति 15 किलोमीटर है, तो धारा की गति अगर 15 है तो मतलब ये वाली अगर 15 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 75। यही तो कहानी है। अब अगर ये 75 है और ये 15 है तो यहां पर मामला कितने का आ जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा 90 का, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा 60 का। अब आपका सवाल लग गया। अब आपसे पूछ रहा है नाव द्वारा एक और लिया गया समय, तो समय बराबर होता क्या है भाई, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे 60 है और स्पीड कितनी है 90 है, 90 है, काट लीजिए तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 उत्तर आएगा आपका, ये हो जाएगा, ये लग जाएगा सवाल। इससे भी अगर आप निकालोगे तो यहाँ देखिए डिस्टेंस कितनी है 40, टाइम कितना, वो स्पीड कितनी है 60, तो अगर आप 40/60 भी करते तो भी उत्तर कितना आ जाता 2:3 का। यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि अगर x प्लस वाई बराबर मान लीजिए a है, x माइनस वाई बराबर अगर b है, तो x की वैल्यू होती है a प्लस बी अपॉन 2 और y की वैल्यू होगी a माइनस बी अपॉन 2। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, यही कहानी थी। यहाँ दो मैंने कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि मामला रेशियो में चल रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरे पास थी नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक आदमी की मासिक आय और व्यय का अनुपात 7:3 है, व्यय 5400 है, मतलब ये 3 बराबर 5400 है। ठीक है ना, सीधा सीधा बोल रहा है, सवाल आपको बोला है आय इज टू व्यय बराबर दिया हुआ है 7:3 और इसकी वैल्यू वो बोल रहा है 5400 रुपए, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 गुणे 7 मतलब 12,600 रुपए। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा, 20, 25, p+1, 2p+5, p+11 का औसत 22 है। अब देखिए अगर इसको मैं बेसिक से ना लगाऊं, अगर देखिए 22 है या 20 दिया, 2 मेरे पास क्या हो गया कम पड़ गया, 2 मेरे पास बच गया। इसको 25 3 ज्यादा दिए तो ऋण 1 हो गया, ऋण 1 और धन 1 कैंसिल हो गए, 11 और 5 कितना हो गया 16। ठीक है ना, कितने संख्याओं का औसत है ये 1 2 3 4 5 का, और यहाँ पे कितना है 2p और ये कितना हो जाएगा 4p। ठीक है, तो अब आप इस सवाल को देखो, अगर मैं बेसिक से अगर आपको बताऊं, फिर मैं चलिए उसको भी समझाता हूं। ये है मामला p+1 + 2p+5 + p+11 बराबर कितना है ये 22, संख्याएं 5 है तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए ये 2 3 और 1 4p, ये 4p हो गया बराबर ये 110 हो गया माइनस 45 46 46 और 5 51 52 और 10 62 कितना बचेगा ये 38 बचेगा, 48 बचेगा। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/4 मतलब कितना हो जाएगा 12। कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ये वाला सवाल। अब अगर इसमें आप देखो, अगर मैं सभी को 22 मान करके चलूं तो यहाँ 2 कम दिया और यहाँ 3 ज्यादा दे दिया। ठीक है, तो 1 की कमी पड़ गई, 1 की कमी पड़ गई, और ये धन 1 5 1 6 11 और 6 17। ठीक है ना, 16 बचा। ठीक है ना, अब यहाँ कितना है 2p p और p मतलब ये कितना है 4p, तो कितना आ जाएगा 4 का अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, 16 है 4 में है, ठीक है ना 16 है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या सवाल बोल रहा है भाई, सवाल हमको कह रहा है a + b = -5, ab = 6, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है a³ और प्लस b³ की। अब आप देखिए ये तो सीधे सीधे मामला किसका है अलजेब्रिक फॉर्मेट में जाएगा। अब आप खुद देखो a + b का क्यूब = चूंकि क्यूब निकालना है तो यहां भी मेरे को क्यूब करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ये होता है मामला। ठीक है, अब देखिए ab की वैल्यू भी आपके पास है, a + b की वैल्यू भी आपके पास है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो a + b की वैल्यू कितनी है -5, तो -5⁻³ बराबर ये तो मुझे निकालना ही है, और ये कितना है +3 × 6
और गुणे a प्लस बी की वैल्यू -5 है। ये हो गया। अब आप निकाल लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 5 का 3 बार होगा। अब देखिए ऋण के ऊपर अगर घाते 3 लगी हुई तो माइनस ही आना है, -125, और ये 6 पंचे 30 और 3 त्याई 90, ये ऋणात्मक रहेगा, इस तरफ आएगा तो ये धन 90 हो जाएगा। तो मतलब मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, -35। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। बेसिक क्वेश्चन था, केवल आपको वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मेट का सवाल था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। बढ़िया सवाल देखने के लिए मिले, मतलब इजी और मॉडरेट, 1-2 सवाल हार्ड लेवल के भी हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपने कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए और जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसे ऐसे पढ़ें कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूट करके नहीं जाना चाहिए। कल से सुबह 8 बजे रीजनिंग की और शाम को 8 बजे मैथ्स की कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस विथ PYQ पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं कल दोनों वीडियोस और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।